हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले मैंने आप लोगों को इसके 3 से 4 पार्ट प्रोवाइड कराए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ इसका PDF मैंने टेलीग्राम पर भी दे दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हमेशा की तरह बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो देखिए, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें किसी देश के साथ किसी दूसरे देश के साथ, यानी कोई देश किसी अपने दूसरे देश के साथ कोई ना तो आयात करता है ना ही निर्यात करता है। उस स्थिति को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था, यानी ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। ठीक है। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता के मानकीकरण से संबंधित है, यानी एगमार्क का संबंध क्या है, तो कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को यहाँ पे मानकीकरण करना, राइट। और भारत में एगमार्क को लागू किया गया था 1937 में, ये भी याद रखिएगा। आर्थिक गतिविधियाँ जो सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रबल होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र की होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ होती हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्यरत लोग हैं, लेकिन GDP जो देता है भारत का सबसे ज़्यादा जो GDP आता है वो तृतीय क्षेत्र यानी थर्ड सेक्टर, जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सहकारिता आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। सहकारिता आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कृषि साख के क्षेत्र में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1965 में किया गया था। लेकिन बाद में कृषि मूल्य आयोग को कृषि लागत और मूल्य आयोग में परिवर्तित कर दिया गया 1985 में। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है कि कृषि मूल्य आयोग का गठन कब किया गया 1965, और कब कृषि लागत और मूल्य आयोग, दो अलग अलग बनाया गया, कृषि लागत और मूल्य आयोग, तो ये 1985 में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस कृषि मूल्य आयोग का मेन कार्य क्या है, तो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधी संस्तुति यही संस्था करती है। अब यहाँ पे आप एक बात देख रहे हो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो देखिए, कृषकों के प्रोत्साहन हेतु बुआई के समय से पहले सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये भी चीज़ याद रखना है, ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है, तो ये है नाफेड। याद रखना है कि भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थित अभियान के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है नाफेड। फसलों के कुछ किस्में यहाँ पे दिए गए। आप एक कमेंट करके बताना कि आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल एक नोट्स प्रोवाइड कराऊँ आप लोगों को कि फसलों के कौन कौन से किस्म होते हैं। उस पर खास करके एक अलग वीडियो आप लोगों को मैं नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। यानी इस वीडियो में अगर 20 से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट आता है कि नाबी एमजी किसकी किस्म है, तो गेहूं की किस्म है। पूसा RH10 बासमती चावल की किस्म है। और मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड कराऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ होंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो अगर चाहिए तो फिर आप बोल दीजिएगा। अपर्णा किसकी किस्म है, तो मटर की पर्णविहीन प्रजाति है, मटर की प्रजाति है अपर्णा। और बारानी द्वीप क्या है, बारानी द्वीप धान की प्रजाति है। ठीक है। एक प्रश्न याद रखना आपको यहाँ पे कि खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है, तो इसे रिले खेती कहते हैं, इसे रिले खेती कहा जाता है। लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए नगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में सब्जियां उगाने को क्या कहते हैं, यानी लोगों की दैनिक मांग को पूरा करने के लिए नगरों के परिधि स्थित क्षेत्रों में सब्जियां उगाने को कहते हैं ट्रंक कृषि। और ट्रंक कृषि जो शब्द है वो सबसे पहले आया था USA में। ठीक है, USA में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट किया गया था 2016 में। और एकदम VVI प्रश्न है, याद रखना है इसको। रेरा का पूर्ण रूप क्या होता है, जिस तरह से आपने फेरा पढ़ा है उसी तरह से होता है रेरा का पूर्ण रूप होता है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। FVCI का फुल फॉर्म क्या है, FVCI फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ये दोनों पूछा गया इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ध्यान में रखिएगा FVCI। और फिक्की के बारे में आपको पता ही होगा, फिक्की का गठन 1927 में होता है और इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स
इंडस्ट्री। कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि पहले आई का मतलब क्या है, दूसरे आई का मतलब क्या है, तीसरे सी का मतलब, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ध्यान में रहिए, रखेंगे तब आप कर पाएंगे। जैसे चेंबर होता है, दूसरा सी का मतलब कॉमर्स होता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो 2005-6 में ये हुआ था राष्ट्रीय बागवानी मिशन, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बागवानी एकीकृत विकास मिशन कब स्टार्ट हुआ था? तो ऊपर हमने देखा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में स्टार्ट हुआ, लेकिन बागवानी एकीकृत विकास मिशन 2014-15 में स्टार्ट हुआ था। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर में होता है, 17 नवंबर 1960 को पंतनगर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत होता है 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को किस आयोग की संस्तुति पर हुआ था? तो RG सरैया। ठीक है, RG सरैया आयोग की संस्तुति पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे हम लोग RRB कहते हैं, अब ये रेलवे वाला RRB नहीं है, ये आपका रीजनल जो रूरल बैंक है उसको कहा जाता है RRB। तो ध्यान में रहेगा 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब होती है? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 98-99 में होता है, बेसिकली 99 ही होता है, तो 98-99 मैंने यहाँ पे लिख रखा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 98-99 में होता है। फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985। फसल बीमा योजना, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान दीजिएगा। फसल बीमा योजना का है तो 1985, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहेगा तो 2016। ठीक है, दोनों अच्छे से याद रखना है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो किसानों को सोलर पंप से जोड़ना, ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत है। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया था, कौन सा? तो स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया गया था 2016 में, और स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है 16 जनवरी को। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी वो चीज़ होता है कि जहाँ पर जितना लोगों की आवश्यकता है उससे ज़्यादा लोगों को काम पर लगाया गया, तो उस तरह की स्थिति को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यानी जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग कार्य में लगे होते हैं। और भारत में मुख्यतः जो मौजूद है इस तरह का प्रच्छन्न बेरोजगारी, वो कृषि में देखने को मिलता है। कृषि में जहाँ पर 2 लोगों का ज़रूरत है वहाँ पर ज़बरदस्ती 3-4 लोगों को लगाया गया, तो उस तरह से कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर बात करें कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो धारणा है वो सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो सर्वप्रथम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने 1936 में प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में बताया, धारणा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जो जिसे हम लोग मनरेगा कहते हैं, सितंबर 2005 में अधिनियमित किया गया और फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। लेकिन 2009 में इसका नाम बदल करके नरेगा कर दिया गया था, अक्टूबर 2009 में। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके अंतर्गत 100 दिन का कार्य करना जो कि दिया जाएगा। इस तरह से 100 दिन इसमें बस याद रखना आप लोगों को। चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। सिर्फ अकेले अकेले देखना ये गलत बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति ज़्यादातर किस तरह की होती है? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की जो प्रकृति होती है ज़्यादातर मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलता है। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब श्रमिक एक नौकरी छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगार के बीच की जो अवधि होती है, यानी अगर एक नौकरी छोड़ देता है और दूसरे नौकरी को ज्वाइन करने के बीच का जो गैप होता है, उसे किस तरह की बेरोजगारी कहते हैं? उसे वह जो अस्थायी बेरोजगारी है उसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और ये जो घर्षणात्मक बेरोजगारी देखने को मिलता है वो प्रायः विकसित देशों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब विकासशील देशों में देखने को नहीं मिलेगा। अब ये मत कहना कि भारत में नहीं मिलता है, तो प्रायः मतलब ज़्यादातर जो देखने को मिलता है वो विकसित देशों में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए जो गठित प्रमुख समितियां थीं उनका जो क्रम है वो इस तरह का दिया गया। जैसे अलग समिति 1979 में गठन हुआ था, लकड़वाला समिति 1993 में गठन हुआ था, तेंदुलकर समिति 2009 में गठन हुआ और सी रंगराजन समिति 2012 में गठन हुआ था। तो इन क्रम को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण यानी NSSO द्वारा किया जाता है और अनुमान जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर ऐसा लगाया जाता है गरीबी
रेखा का अनुमान जो है 5 वर्ष पर लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे प्रश्न थे जो कि अराउंड 30 से ज़्यादा ही हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप फसलों के किस्म की वीडियो अलग देखना चाहते हैं तो मैं नोट्स के फॉर्मेट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट वाला प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, कम से कम 20 से ज़्यादा उस पर कमेंट्स आने चाहिए, तब जा करके मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।